नमस्कार, मैं अनिल कुमार मारवाल, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुमरा रामगढ़। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का भाग ब की इकाई 1 का पाठ नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में भारतीय संघ की व्यवस्था के आधारभूत तत्व थे, उसमें हमने देखा कि भारत की जो शासन व्यवस्था है यानी शक्तियों का वितरण संघात्मक, जहां अमेरिका में पूर्ण संघात्मक प्रणाली है, भारत में वैसी प्रणाली नहीं है। तो भारत जो है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों गुणों से भरपूर है। पिछले जो वीडियो में हमने देखा कि भारत की जो संघीय व्यवस्था थी उसमें प्रमुख तत्वों का अपन ने उल्लेख किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें एकात्मक जो गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, यह है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षणों का एक वॉच की सहायता से चार्ट मैंने तैयार किया है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि इसके जो लक्षण है एकात्मक व्यवस्था के वो हैं, पहला है एक संविधान। भारत, इनके बारे में डिस्कस अपन आगे करेंगे, पहले इनको मोटे मोटे तौर पर इन पॉइंट्स को आप देख लें। नंबर 2 पे आते हैं अवशिष्ट शक्तियां, अनुच्छेद 248। नंबर 3 पे आता है आपके संविधान संशोधन। नंबर 4 पे आता है शक्तियों का विभाजन, जो अनुच्छेद 247 में भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, संघ सूची में 47, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास दी गई हैं। इसी प्रकार आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, 356, 360 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छठे नंबर पे जो आपके आता है वो आता है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। नंबर 7 पे आता है एकल नागरिकता। नंबर 8 पे आता है प्रारंभिक बातों में समानता। नंबर 9 पे आता है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। नंबर 10 पे आता है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। नंबर 11 पे आता है सीमा परिवर्तन में राज्यों की सहमति आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। और नंबर 12 पे आता है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है। चलिए हम अब एक एक करके इन एकात्मक लक्षणों का जो बिंदुवार अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि एक संविधान। देखिए, जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड हैं वो जो पूर्ण संघीय व्यवस्था है वहाँ पर, तो वहाँ पर केंद्र का अलग संविधान होता है और राज्यों का अलग अलग संविधान होता है। राज्य नागरिकों को अलग अधिकार और देते हैं, जबकि केंद्र से अलग प्राप्त होते हैं। जबकि भारत में उस प्रकार की संघीय व्यवस्था को न अपनाकर भारत में जो अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है, यानी राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना अलग से संविधान बनाए। तो भारत में जो एक संविधान की जो व्यवस्था है वो उसे केंद्र की तरफ ले जाती है और केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है। तो एकात्मक रूप यहाँ पर जो शासन की पद्धति का देखने को मिलता है। नंबर 2 पे आप देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां। देखिए, ये जो प्रावधान है अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है और केंद्र के पास ये अवशिष्ट शक्तियां रहती हैं। यानी जब शक्तियों का विभाजन अपन ने पढ़ा था तो 4 प्रकार की सूचियां तैयार हैं हमारे देश में जो संविधान में। एक तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो अपन ने देखा था कि संघ सूची में जो केंद्र है वो कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पे राज्य बना सकता है और संवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। एक इनमें जो बच गई, जो विषय बच गए, उनको अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को दिया गया है। यानी यहाँ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देकर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है और अवशिष्ट शक्तियों के बारे में राज्य किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अवशिष्ट शक्ति केंद्र को देकर यहाँ एकात्मक गुणों को प्रोत्साहन दिया गया है। नंबर 3 बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं।
तो चूंकि भारत का जो संविधान है वो लचीलापन और कठोरता से निर्मित है। तो आप ये देखते हैं कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हमने पढ़ी थी। एक तो साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ साथ जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 और आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। तो बहुत कम विषय ऐसे रखे गए हैं जिनमें आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अधिकांश जो विषय हैं उनमें संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद के साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। अर्थात केंद्रीय जो संसद है वो इस मामले में शक्तिशाली है और उसके पास अधिक शक्तियां संविधान संशोधन की है। और जो कि जो शक्ति वितरण का केंद्र है वो केंद्र की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। तो राज्य विधानमंडलों के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं जो है कुछ विषयों पर ही है, इसलिए यहां पर भी केंद्र क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। नंबर 4, अपन शक्तियों के विभाजन की बात करें तो शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है और स्पष्ट विभाजन में केंद्र सूची के जो विषय हैं या संघ सूची के जो विषय हैं वो 97 विषय महत्वपूर्ण जो विषय हैं, चाहे विदेश संबंध, गृह रक्षा से संबंधित हो, वो सब 97 विषय जो हैं मुख्य वो केंद्र के पास रखे गए हैं। यानी इन पर राज्यों का कोई अधिकार नहीं, यानी यहाँ पे केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है एकता, ताकि देश में एकता और अखंडता और राष्ट्र प्रेम की भावना बनी रहे। राज्य सूची में उससे कम 66 विषय रखे गए हैं और फिर उसके बाद में जहां राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, तो समवर्ती सूची में सबसे कम 47 विषय ऐसे रखे गए हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए उस विषय पर, जैसे शिक्षा है, तो उसमें विरोधाभास हो तो केंद्र का जो कानून है वही मान्य होगा, राज्य का कोई मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी शक्तियों के विभाजन में भी देखा जाए तो राज्य के पास केवल 66 शक्तियां हैं, 66 विषय हैं जिन पर बना सकती है, जबकि 47 और 97 दोनों पर केंद्र का ही आधिपत्य है। ये भी एकात्मक लक्षण की ओर इशारा करती है। और इसके अलावा जो अपन ने पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो भी केंद्र को दी गई हैं। नंबर 5 पे आता है जो कि महत्वपूर्ण है कि आपातकाल के समय केंद्र जो भारतीय संघ है उसका एकात्मक रूप हो जाता है। पूर्ण रूप से यहाँ संघीय व्यवस्था का कोई गुण नहीं होता है। और आपातकाल के जो उपबंध हैं संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में किए गए मुख्य अनुच्छेद हैं। एक तो 352 जो ये कहता है कि जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं वो लागू हो जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और उस समय राज्यों के ऊपर राज्य के जो कानून है, राज्य सरकारें वो निलंबित मान ली जाती हैं और संपूर्ण जो शासन है वो केंद्र राष्ट्रपति के पास चला जाता है। यहाँ एकात्मक लक्षण है। नंबर 2 पे आता है अनुच्छेद 356, यदि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस समय केंद्र को अधिकार है कि वहां की सरकार को भंग करके वहां पर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो वो 356, यानी यहां पर भी राज्य की सरकार को भंग करने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल है, यदि केंद्र को ऐसे लगे कि देश में वित्तीय स्थिति खराब है तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। फिर आते हैं हम नंबर 6 पे, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। जहां अपन संघवाद की बात करते हैं तो जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो वहां जो प्रतिनिधि सभा होती है, सीनेट, राज्यों के प्रतिनिधि, वहां प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य यानी समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके विपरीत भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं देकर जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जाएगा। जैसे राजस्थान में 10 हैं तो अपने यूपी में सबसे ज्यादा है और कई राज्य ऐसे हैं जहां 1 सीट और कई में 1 भी नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं एकल नागरिकता की बात करते हैं। जब संघ की बात करते हैं तो संघ में क्या होता है कि विभिन्न राज्य आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं। तो अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो प्रत्येक नागरिक है वो अपने प्रांत का भी नागरिक होता है और केंद्र का भी नागरिक होता है।
संघ का भी नागरिक होता है, यानी वहां दोहरी नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता, यानी वो भारत का ही नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं है। यानी एक तरह से राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं दी गई है, और एकल नागरिकता होने के साथ साथ उसके जो मूल अधिकार हैं कि पूरे भारत परिक्षेत्र में वो कहीं पे भी निवास आवागमन की सुविधा उसको प्राप्त होती है। तो भारत में जो एकल नागरिकता है ये भी इशारा करती है कि केंद्र की नागरिकता उसके पास है, यानी वो केंद्र का नागरिक है। यानी यहां पर भी एकात्मक लक्षण ही है कि राज्य जो भारत है वो संघ नहीं होकर एक ही राज्य है और उसी की नागरिकता सभी नागरिकों को प्राप्त है। जब हम बात करते हैं नंबर 8, तो जो प्रारंभिक बातें उनमें एकरूपता, जो कुछ बातें हैं जो शासन को चलाने के लिए प्रारंभिक होती हैं, जैसे दीवानी और फौजदारी कानून हैं, तो यहाँ अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग दीवानी फौजदारी कानून नहीं होकर पूरे भारत के लिए एक ही है। दूसरी बात करें कि एक ही चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जो संपूर्ण भारत में राज्य की विधानसभाओं का बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, तो एक ही चुनाव आयोग पूरे देश में है जो कि उसका संचालन केंद्र ही करता है। और अखिल भारतीय सेवाएं, जिनके माध्यम से राज्य और केंद्र में जो अधिकारी प्रशासनिक कार्य करते हैं, वो बिना विभाजन, राज्यों के विभाजन, केंद्र और राज्य दोनों की सेवा में वो कार्य करते हैं। नंबर 9 पे अपन चलते हैं कि एकल संगठित न्याय व्यवस्था। जहां अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राज्यों की अलग अलग न्यायालय होते हैं और केंद्र के अलग अलग होते हैं। इसके विपरीत भारत में एकल संगठित न्याय व्यवस्था, जिसको कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक रखा गया है और इसमें न राज्य का हस्तक्षेप है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की एकीकृत न्यायिक प्रणाली रखी गई है, जो राज्यों पे निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करती है। ये 9 विषय आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद में अपन देखते हैं नंबर 10 पे कि राज्यों को, जैसे कि अमेरिका के संविधान में प्रावधान था कि समझौते के फलस्वरूप संघ का निर्माण हुआ है, तो वहां पर राज्यों को पृथक होने का अधिकार होता था, लेकिन वहां पर भी संशोधन के द्वारा यह कर दिया कि अब राज्य पृथक नहीं होंगे। तो राज्य, जब भारत संघ का निर्माण हुआ तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 1963 में 16वां संविधान संशोधन लाकर ये निर्धारित कर दिया गया कि भारत संघ से किसी भी राज्य को पृथक होने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार जो दिया गया वो केंद्र की संसद को दिया गया है। नंबर 11 पे चले अपन, तो सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। यानी अगर भारत का केंद्र या भारत संसद चाहे तो किसी भी राज्य को बांटकर 2 राज्यों में कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया है कि इसमें सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो राज्य को, जो राज्य जिसकी सीमा में परिवर्तन किया गया है उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं कि उससे सहमति हो, सहमत हो, नहीं हो। हालांकि राष्ट्रपति उसके लिए मसौदा पेश करके उसकी राय जरूर जान सकता है, लेकिन राय को जानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये तो इस प्रकार से यहाँ सीमा परिवर्तन भी राज्यों की केंद्र कर सकता है, यानी यहाँ पर भी एकात्मक गुण है। लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। अनुच्छेद 312 में जो भारतीय अखिल भारतीय लोक सेवाएं हैं, उन लोक सेवाओं में जो विभाजन नहीं है। आप देखते हैं कि राज्यों में भी जो कैडर हैं बने हुए हैं अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशासनिक पदों पे, जिला कलेक्टर और अन्य सेवाओं के, तो वो उनकी जो सेवाएं हैं वो केंद्र से ही आती हैं। और केंद्रीय सेवाओं में गृह रक्षा, ये जो हैं वो भी केंद्र के पास ये काम करते हैं और बिना राज्य की सीमाओं के ये केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। ये राज्य और केंद्र दोनों के अधीन कार्य करते हैं। वेतन व्यवस्था की व्यवस्था भले ही राज्य करे, लेकिन ये जो कार्य करेंगे, प्रतिनियुक्ति पे जाएंगे, वो केंद्र के अनुसार ही जाएंगे। अब बात करते हैं, अपन ने पढ़ा कि भारतीय जो संघ था वो न तो अमेरिका की भांति पूर्ण रूप से संघ है, न ही पूर्ण रूप से एकात्मक गुण वाला है। तो विभिन्न राजनीतिज्ञों ने इसके बारे में कि जो भारतीय संघ है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, न तो पूर्ण संघ है अमेरिका की भांति, तो न पूर्ण रूप से एकात्मक लक्षण है। तो यहाँ पर भारतीय संघवाद को एक तरह से जब शब्द ही यूनियन ऑफ स्टेट्स लिया गया है, तो केसी वीहर ने तो बताया इसे अर्ध संघ कहा है कि ये पूर्ण संघ नहीं होकर अर्ध संघ है।
और ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसको सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है, तो मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद माना है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे कठोर संघीय ढांचा नहीं माना है, यानी पूर्ण संघ के रूप में इसको ढांचा नहीं माना है। तो ये न तो पूर्ण रूप से संघ है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक लक्षण वाला है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको विभिन्न वैज्ञानिकों ने कहा है कि एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का नाम इसमें दिया है। चूंकि जो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद और नीति आयोग जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वो संघवादी जो स्वरूप है उसकी भागीदारी को सुनिश्चित प्रदान किया गया है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि कुछ प्रावधान जो हैं वो संघवाद के हैं। तो जैसे आपातकाल की बात करते हैं, एकल नागरिकता, एक संविधान और संसद की सर्वोच्चता, ये जो सब हैं वो एकात्मक लक्षण वाले गुण हैं। तो हम इसको निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि भारत एक एकात्मक झुकाव वाला संघ है। किधर एकात्मक, क्योंकि एकात्मक इसलिए कहा है मैंने कि केंद्र को यहां पर अधिक राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान की गई है, और आपातकाल और अन्य विपदा के समय जो राज्यों को जो है वो केंद्र की ओर ही झुकना पड़ता है। तो इसे विशुद्ध संघ नहीं माना गया है, और अधिक शक्तिशाली केंद्र है और राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो आपातकाल में इसके एकात्मक लक्षण आ जाते हैं, पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाता है। तो सामान्य काल में ये संघवाद की प्रवृत्तियां दर्शाता है। तो इसलिए एकात्मक लक्षण वाला संघ इसको कहा गया है। धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। आप पढ़ें, 2 बार पढ़ें। ये अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नए वीडियो लाएंगे आगे। धन्यवाद।